हैं और अगले सत्र की हम तैयारी करते हैं। प्लीज सब लोग स्थान ग्रहण कर लें, निवेदन है। और अगले सत्र के वक्ता के रूप में सभी साथी स्थान ग्रहण कर लें। भाई रमन बाबू सब लोग बैठ जाइए। सर सभी लोग अगर पूजा जी सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं इस सत्र के वक्ताओं के रूप में हमारे प्रिय भाई रवि सिंह जी और साथ में आदरणीय ममता जी, जो कि सुल्तानपुर से अभी आई हुई हैं और एकदम बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल हैं, समय से आ चुकी हैं। प्लीज स्थान ग्रहण करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे वक्ताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया है, सभी श्रोतागण अपना स्थान खाली करके जा चुके हैं। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें यथाशीघ्र। और रमन जी, दीपिका जी सब लोग स्थान ग्रहण करेंगे। अपने काम में बिजी हैं और खाली और मैं चाहूंगा कि रमन जी और दीपिका जी काम का दबाव है, वो काम कर महिमा सही से। रमन जी से निवेदन है कि रवि भाई को अंग वस्त्र और बैज लगाकर उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और जो छायांकन समिति है, जो साथी हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान देंगे। विशेष रूप से रवि की फोटो जरूर अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा फोटो बॉय है, जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है। प्लीज रमन जी। हाँ चालू तो कहाँ पे हो रहा है? इसका फोन लियो ना। हाँ आपका फोन कहाँ है? लड़का तो सुंदर है, आप ताली बजाओ। अभी तो सिर्फ देखा है, अभी किन किन गुणों से भरा हुआ है देखेंगे तो आप सारे सत्रों को समेट देगा अकेले में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। इसके बाद ठीक, इसके बाद हाँ वो हो जाए फोटो शूट। इसके बाद ये सौभाग्य है हम सभी का कि ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच में। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं प्रज्ञा भवन का, कि प्रज्ञा भवन में ऐसी महान विभूतियां आई हुई हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। कितने खुशनसीब हम लोग हैं, इस बात का एहसास आप लोगों को एक साथ एक मंच पे देख पाना कितने। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा दीपिका जी से, जो कि सभी बतरस के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से बतरस आज इस मुकाम पर है। हाँ, दीपिका जी ममता सिंह जी का बैज अलंकरण। और आप सबको बता दें कि ममता जी भी हमारी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षिका हैं, रवि भाई भी हमारे शिक्षक हैं डी ब्लॉक में, ममता मैम जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका हैं, और रवि भाई हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। रमन भैया, लेकिन जब से आए हैं साइड से पूरी तरीके से क्रांति मचा रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इवन बेसिक शिक्षा विभाग आपसे पूछ करके ही अपनी साइट अपडेट करता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक। अब सिर्फ बिल्कुल बता रहे हैं कि ये प्रज्ञा भवन का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोग एक साथ
तुरंत साहब। ठीक है, थैंक यू सर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह हमने, रवि भाई मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने आज के दिन की शुरुआत की है चित्रकला के साथ, उसके बाद संगीत की बात की और रंगमंच की बात की, स्त्री विमर्श की बात की, और हमारे सामने ऐसा व्यक्तित्व है जो चित्रकला में भी पारंगत है, रंगमंच में भी पारंगत है, संगीत में भी पारंगत है, और सिनेमा की बात करें तो भाई अपना कई फिल्मों में शायद कुछ काम भी कर चुके हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो कि एक कुशल नृत्यकार हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। कथक नृत्य में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऐसे विभूति को अपने बीच में आमंत्रित करते हुए, सम्मानित करते हुए बहुत गौरव अनुभूत करते हैं। और अब उनका वक्तव्य इसी बात पर है कि भारतीय समाज में नृत्य की स्थितियां क्या हैं। जरा भंगिमाएं जरूर दिखाइएगा। अब बिल्कुल चिंता न करिए सर, आप मंच पर आएंगे तो हर चीज़ का आपको एहसास होगा। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार से, और इनका एक परिचय और दे दूं कि मेरे क्लासमेट हैं। और मुझे याद है सर बैठे हुए हैं, हम दोनों लोग जब नेशनल कॉलेज में वाइवा देने के लिए गए थे, सर वहाँ टहल रहे थे, तो हम लोग सोचे कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाएं क्या। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आप सबों के बीच में यहाँ पर देख करके। मैं ज़्यादा लंबा न खींचते हुए तुरंत आमंत्रित करता हूँ रवि जी को आएँ और भारतीय समाज और नृत्य पर अपने संबोधन को दें। रवि जी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों और गुरुजनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि भैया ने अभी बताया कि मुझे भारतीय समाज और नृत्य के विषय में आपसे परिचर्चा करनी है। पहले तो बतरस का हृदय से आभार कि उन्होंने आप विद्वान जनों के मध्य मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु तो आमंत्रित किया है। जैसा कि विषय वस्तु है भारतीय समाज और नृत्य, तो भारतीय समाज का जितना पुराना इतिहास है, शायद उतना ही पुराना इतिहास नृत्य का भी है। प्रागैतिहासिक काल के समय से जब मानव को भूख की, जब वो खाना भोजन के लिए, एक तरीके से आपको पता होगा कि वो आग में कैसे भोजन को पकाता था, और जब वो उसकी खुशी महसूस करता था तो वो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक नृत्य की भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य करता था। तो नृत्य का जो इतिहास है वो इतना पुराना है, और इतिहास के साथ साथ मुझे लगता है कि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। शायद सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक नृत्य का कभी अंत नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि परिवर्तन आए हैं समय के अनुसार, और शायद वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई के समय मोहनजोदाड़ो से एक नृत्य की मूर्ति मिली, और वो हमें बताती है कि नृत्य का इतिहास कितना पुराना है। लिखा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीना। परंतु मुझे लगता है कि इस बात को हमने लिखा उपनिषद में, बट इसको हम आत्मसात कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। जिस प्रकार से हमें इसे करना चाहिए था, उस हिसाब से मुझे, ये मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि समाज ने उसको उस तरीके से आत्मसात नहीं किया। मैं अपना आपको परिचय देते चलूँ। मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया हुआ है कथक में। एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हुए और एक मेल डांसर होने की क्या तकलीफ़ें हैं वो मैं कुछ साझा कर सकता हूँ आपसे। डेफिनेटली मैं करूँगा, क्योंकि ये बहुत, जो हमारा समाज है वो बहुत कह सकते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम चांद पर जा चुके हैं, बट हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं अभी भी रूढ़िवादिता से कसी हुई है। उसका सिकंजा अभी भी, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो एक मेल डांसर होकर मतलब कथक को आगे ले जाना, ये मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। परिवार ने भरपूर सहयोग किया, फ्रैंक था, फैमिली बहुत फ्रैंक थी, लेकिन ये था कि समाज के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जो पीछे से टांग खींचने में बहुत उन्होंने भूमिका अदा की।
वो चाहे मतलब वो कहीं ना कहीं से तो एक मन में जो परिवार भी अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहता है कि नहीं आप सीखें आप कुछ करें, तो वो आपको उसके मन में भी ये भाव आते कि नहीं कहीं ये लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि लड़का बिगड़ जाएगा या समथिंग ऐसा कुछ। तो बहुत सारी परेशानियां अनुभव की, लेकिन मन में ये कहीं से था कि अपनी जो ये समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, इसको हमें आगे ले जाना है और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ उसे आगे ले जाने के लिए। आप सब से बहुत छोटा हूँ, आप सब बहुत बड़े और सीनियर लोग बैठे हुए हैं सामने, विद्वान जन। मेरे अकॉर्डिंग डांस इज अ हिडन लैंग्वेज ऑफ द सोल। नृत्य केवल नृत्य के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक है शास्त्रीय नृत्य की विधाएं और एक लोक नृत्य। जहाँ शास्त्रीयता की बात आती है वहाँ नियमबद्धता की बात आती है, जहाँ पर हम नियम में बंध कर कुछ भी प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जहाँ पर लोक नृत्य की बात आती है वहाँ पर हम, आपने देखा होगा शायद ही कोई शादी समारोह ऐसा होगा या कोई भी पर्व या त्योहार जिसमें हम नृत्य ना करते हों। तो नृत्य का जो वैदिक काल से जो उसका धीरे धीरे परिवर्तन आता गया है उसका थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो नृत्य है वैदिक काल में आपने मंदिरों में पूजा करते समय और देवदासियाँ और अप्सराएं, इंद्र, हमने बहुत सारी लोक कथाएं पढ़ी हैं जिसमें हमने सुना है कि नृत्य होता था। धीरे धीरे परिवर्तन मुगल काल में उस समय भक्ति रस से सराबोर नृत्य हम देखते थे। फिर जब मुगल काल और मुगल पीरियड्स आए तो उस समय नृत्य की जो शैली है उसमें परिवर्तन हुआ। नृत्य में श्रृंगारिकता आ गई और नृत्य को जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिए था उस दृष्टिकोण से लोगों ने नहीं देखा, उसका एक कह सकते हैं कि हास्य हुआ। और वर्तमान परिदृश्य में अगर नृत्य की बात करें तो हमारा जो समाज है वो हम बहुत प्रगतिशील हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी जो समाज में एक सोच है कि ये लड़की है तो मतलब अच्छा है कि नृत्य कर रही है, लड़का है तो लाइक कैसे घुंघरू बांधेगा अपने पैरों में, कैसे महावर लगाएगा, कैसे करेगा, वो चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं हमको वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे देखने को मिलती है। मैं आपसे अपना एक अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ कि एक महिला मेरे पास आई तो उनको अपने पुत्र को डांस सिखाना था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप डाल दीजिए, मैं उसे सिखाऊंगा, बेहतर प्रयास करूंगा सिखाने का। तो उनका कहना था कि नहीं कथक वथक नहीं सीखना है, मतलब लाइक कुछ हिप हॉप टाइप का सिखाइए। तो मुझे ये लगा कि लाइक आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिप हॉप सिखाइएगा, तो बोले कि ये तो लड़कियों वाला डांस फॉर्म है, मुझे तो लाइक थोड़ा सा कुछ ऐसा डांस फॉर्म बच्चे को सिखाना है जो कि मेल परफॉर्म करता हो या ऐसा कुछ। तो हम जिन्हें पूजते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना ही की हमने, उनसे कुछ सीखा ही नहीं। नृत्य का जो स्वरूप है उसके दो स्वरूप है, तांडव और लास्य। तांडव वीर रस प्रधान है और लास्य श्रृंगार रस प्रधान। तांडव भगवान शिव जिनका नटराज स्वरूप है, जिनसे नृत्य की उत्पत्ति हुई। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम उद्धर्तका नाम सनकाद सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो हम उनकी उपासना तो करते हैं, परंतु हमने उनको सिर्फ उपासना की, उनसे जो उनके जो हाव भाव, उनसे जो सीखना चाहिए था शायद हम उसे अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। मैं बहुत जगह जब परफॉर्म करने जाता हूँ, कलकत्ता और दिल्ली, हर जगह की ऑडियंस अलग अलग होती है। आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ टिकट शोज होते हैं। मैं एक कलकत्ता में एक परफॉर्मेंस देने जा रहा था, तो लाइक परफॉर्मेंस हुई मेरी तो रात में 11 बज गया था, तो मुझे लगा शायद लोग भी कम होंगे, बट मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब हाउसफुल शो था वो, मतलब इतने जागरूक लोग हैं। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जिनको इस विषय वस्तु का ज्ञान है वो
आएंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। जिन्हें इन चीज़ों के विषय में नहीं पता, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समाज में जो वो हर तबके तक नहीं पहुंच पाई, उसका प्रयास मैं कर भी रहा हूँ कि वो समाज के हर एक तबके तक पहुंच सके और लोग उसको समझ सके कि म्यूज़िक है क्या, संगीत है क्या, नृत्य क्या है। आपने, मैं देखता हूँ कि जो लाउड म्यूज़िक या आप सुन रहे हैं आज के समय में बॉलीवुड में, मैं बहुत सारे घरों में अभी भी जाता हूं तो वहां भोजन के समय लोग संतूर सुनना पसंद करते हैं। लोग मॉर्निंग योगा करते हैं तो तरह तरह के रागों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है कि इस राग से हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शायद वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आज के समाज के परिदृश्य में लगता है कि जागरूकता की कमी है इन विषय वस्तुओं को लेकर, क्योंकि हम आपाधापी के दौड़ में हम समझ तो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको देखता हूं कि वो सीखना चाहते हैं परंतु उनके पास पेशेंस नहीं है। वो नहीं चाहते, उनको ये लगता है कि नहीं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बस एक दिन में ही हमें आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़, हमको सोसाइटी को या समाज को हमें ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप देखते हैं कि बच्चा आया मेरे क्लास में, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, जिनकी माँ ने बोला कि नहीं डांस तो ये तो फीमेल वाला डांस है, हमें तो मेल डांस सिखाना है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है जो हम में झलकती है, और हमको प्रयास, हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि ये जो हम एक डांस और एक समाज में थोड़ा सा कटाव हुआ है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि नृत्य क्या का जो मूल रूप है, जो नृत्य के भाव हैं, वो कैसे हम वहाँ तक पहुँचा सकें और लोगों तक वो पहुँच सकें। तो उसके लिए हम जब जागरूक होंगे, लोगों को वो चीज़ें परोसी जाएंगी, तब हम उसको कहते हैं कि हम बहुत पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सैंडविच और ये सारी चीज़ें खा लें, बट लौट के हमको दाल चावल पर ही आना है। तो कहीं ना कहीं हम कितना भी हिप हॉप और जो भी कल्चर बॉलीवुड थीम्स हैं जिस पे डांस कर लें, बट कहीं ना कहीं जो क्लासी म्यूज़िक है या जो भी शास्त्रीय नृत्य फॉर्म है, उन पर हमको लौट कर आने के लिए समाज को जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता है। समाज जब तक उस विषय वस्तु को जानेगा नहीं, उस पर हम कैसे बात कर पाएंगे और कैसे समाज को समझ में आएगा कि नहीं, किस फॉर्म को हमें कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे करना है। ऐसी तमाम तरीके की, लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आज के परिदृश्य में पुराने परिदृश्य के हिसाब से कठिनाइयाँ नहीं हैं। सीखने के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और कलाकारों को ये भी नहीं कि एक मंच की आवश्यकता है। सोशल मीडिया ने वो मंच हमें प्रदान कर रखा है कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो लोग आपको अपने आप पहचानेंगे। तो वो एक पुराना दौर तो नहीं रहा कि जब हम कह सकते हैं कि हमारे पास मंच की कमी है या लोग मुझे रिकग्नाइज नहीं कर पाए, और ऐसी तमाम तरीके की दकियानुशी जो ख्यालात हैं वो आज के समय में सोशल मीडिया की वजह से, और हम प्रायः लोगों को देखते भी हैं जो लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग गायन कर रहे हैं, तो वो वीडियोस हमारे पास कहीं आती हैं जो कि बहुत बेहद शानदार हैं और हम उन्हें लाइक करते हैं और हम उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे नृत्य या संगीत के विषय में, तब तक लोगों तक वो चीज़ें पहुंचना, लोगों को वो जानकारी होना। आज मैं विद्यालयों में देखता हूँ लोगों, जैसे कि लोग नृत्य कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, जो भी अपना, तो उनमें मैं ये चीज़ मैंने देखी कि जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि वो कर तो कथक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भाव भंगिमाएं दिखाई हैं वो ओडिसी की दिखा दी। ओडिसी कर रहे हैं तो कथक की भाव भंगिमाएं दिखा दी। मतलब उनका मतलब, कथक का मतलब उनके हिसाब से नादिन दिन्ना वो जो हमने टीवी पर देखा और परोस दिया। तो जो वही जो चीज़ें हमारे पास हमको समझ में आ रही हैं,
उन्हीं को, जो हमारा यूथ है उसको देखकर वही सीख रहा है और उसके मन में वही उसी प्रकार के ख्याल है कि हमको इस प्रकार से करना है और इस प्रकार करना है। तो इन्हीं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि प्रश्नोत्तर का भी सत्र है, कुछ लोग अगर प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो भी आज के परिदृश्य में समाज और नृत्य का जो है, तो उसका मुझे ये समझ में आता है, ये मेरा अनुभव है कि हमें अभी भी समाज को बहुत जागरूक करने का की ज़रूरत है कि नृत्य को किस प्रकार से ले और कैसे अपने जीवन में उसके भाव भंगिमाओं को, उसके हाव भाव को, उसके हर्षोल्लास को अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके कोई प्रश्न हो तो। आप आशुतोष दा हैं, कोलकाता से विद्यासागर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं इस समय। देख लीजिए रिटायर्ड चेहरा है आशुतोष दा। बहुत अच्छा लगा रवि जी आपने कथक के बारे में कहा। आज जो समय है और आज के समय में जो सच्चाइयाँ हैं, हम कथक के नृत्य में आज की चीज़ों को क्या हम उसमें उस हाव भाव में, उस नृत्य के फॉर्मेट में क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? सर प्रस्तुत तो कर सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं प्रस्तुत कर सकते, पर मैंने आपको अभी जब स्टार्टिंग में बताया कि जो नृत्य के दो फॉर्म हैं, एक लोक नृत्य और एक शास्त्रीय। तो शास्त्रीयता जहाँ पर आती है वो मुझे, जो मेरा अनुभव है करने के लिए, तो लोग अभी क्लासिक शास्त्रीय का एक उपशास्त्रीय फॉर्म भी है जिसमें सेमी क्लासिकल फॉर्म हम कहते हैं, लोग करते हैं। बट सेमी क्लासिकल भी एक तरीके से प्रस्तुत किया जाए वो तो डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन उसका वही रूप होना चाहिए जिसमें जो आप सेमी क्लासिकल, जैसे बहुत सारे ऐसे महाराज जी ने प्रस्तुतियाँ कराई हुई हैं माधुरी दीक्षित से और दीपिका पादुकोण से। अभी रिसेंट में मोहे रंग दो लाल गाना आया, या काहे छेड़ छेड़ मोहे, तो वो प्योर कथक फॉर्म नहीं है वो सेमी क्लासिकल ही, पर उसमें जो बॉलीवुड सॉन्ग पर ही कर रहे हैं, बट उसकी जो श्रृंगारिकता है, जो उसके हाव भाव है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आज के समय में मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि आप कह सकते हैं कि उतना ज्ञान नहीं है उस विषय वस्तु का, परंतु उन्होंने कहीं ये माइंड में देख लिया, वीडियो देख ली कि ऐसे होता है, तो वो उसी हाव भाव को उसमें मतलब शामिल करके करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और करने के लिए बस वही मैंने आपको बताया कि जो मतलब विषय वस्तु से भ्रमित ना हो, जो फॉर्म है। हाँ रवि जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे आप अपने विद्यालय में बच्चों को भी कथक सिखाते हो, तो कई बार मतलब जैसे अभी अभी आपने कहा कि हमारे समाज की ऐसी सोच नहीं है कि लड़के भी कथक करें ना, तो जब आप अपने विद्यालय में लड़कों को कथक सिखाते हैं, तो क्या कभी गार्जियंस की तरफ से या बच्चों के खुद की तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन या कुछ ऐसा नहीं होता कि सर ये तो लड़कियों का है, ये हम नहीं करेंगे, या गार्जियंस आकर के बोलते हों कि आपने हमारे बच्चे को क्या सिखा दिया? नहीं, स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। प्रॉब्लम्स हुई बच्चों की तरफ से नहीं आई थी। मैं आपको बताऊं तो अभी भी जो बच्चे मेरे पास नृत्य सीखने आते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके अभिभावकों को है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं ये कौन सा हम डांस फॉर्म करें, उन्हें क्या पता, वो तो कच्चे घड़े हैं, उनको हम जैसा आकार देंगे वो उस आकार में बदल जाए। वो तो बहुत खुशी खुशी घुंघरू भी बांधेंगे, और ऐसे मैं कितने बच्चों को बताऊं जो बड़े शौक से घुंघरू बांधते हैं और बोलते हैं सर आप खुद बांध दीजिए। कुछ अभिभावकों ने कहा कि सर, लेकिन फिर उसको मैंने उनको समझाया तो वो थोड़ा सा समझे उस बात को। और कुछ तो ऐसे थे कि पैरों में रंग लगाना, जैसे लड़कियां भी रंग लगाती हैं, तो कुछ लोगों की दादी वगैरह आई, उन्होंने बोला अरे ये तो पूरा रंग मत भरवाओ भैया, ये तो शादी में भरवाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि इसके पीछे की सोच बहुत अच्छी है, बच्चे मेरा बहुत अच्छा कुछ सीख रहे हैं, उन्हें मैंने बताया कि कैसे मैं इसको व्यावसायिक परक शिक्षा से जोड़ रहा हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है। तो उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का लगा कि नहीं सर कुछ अच्छा कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जब वो फोटोग्राफ्स आती हैं तो उनको बहुत अच्छा, तो धीरे धीरे समझे। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत सारा जैसे अभी आपका तो प्राइमरी विंग है, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे भी छोटे हैं, बट हम लोग के यहाँ जैसे 6 to 8 बच्चे बड़े हो जाते हैं,
अगर हम ये कोशिश करें कि हम उनको कथक सिखाएं, तो कई बार बच्चे मतलब नॉर्मल डांस करने में भी उनको कई बार प्रॉब्लम होती है कि जैसे एक मतलब पर्टिकुलर स्टेप हम सिखा रहे हैं डांस के, तो उसमें भी उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर मान लो हम उनको कथक सिखाना चाहें, है ना, तो हम उनको किस तरीके से मोटिवेट करें, किस तरीके से समझाएं इस चीज़ के लिए? मोटिवेट करना तो उनको कुछ वीडियोस, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने एक दूरदर्शन पे इंटरव्यू देखा था पद्मश्री शोभना नारायण जी का। सी इज IAS ऑफिसर एंड वेरी फेमस कथक डांसर। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा तो मेरे अंदर मुझे ये फील हुआ कि वाई नॉट, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और मैं सच बताऊं तो मैं दादी के साथ थोड़ा बहुत गाता था, बट नृत्य सीखने का जो जज्बा मेरे अंदर जागृत हुआ वो कहीं ना कहीं पद्मश्री शोभना नारायण जी की वजह से जागृत हुआ। तो हम बच्चों को ऐसे कुछ महान शख्सियत जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में, तो उनके बारे में बता सकते हैं। मैं तो 1000 बार अपने मतलब लाइक बच्चों को ये बताता हूँ कि ऐसे तमाम क्या कहते हैं IAS ऑफिसर हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बट अगर पद्मश्री शोभना नारायण जी को पद्मश्री मिला तो वो उनके कथक की वजह से। तो अगर आप कुछ बहुत बेहतरीन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे मैं आज एक चैप्टर पढ़ा रहा था चेतक की वीरता, मैंने कहा तमाम घोड़े घूमते रहते हैं, कोई जानता है किसी घोड़े को, लेकिन चेतक को कोई क्यों जानता है? क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत थी और राणा का उसने उस तरह से साथ दिया। दैट्स वाई आज लोग क्या कहते हैं चेतक को जानते हैं। तो हम उनको इस तरह से इंटरव्यूज़ और दिखाकर, और आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि कथक भी आप यूट्यूब पे मिल सकता है आपको सिखाने के लिए, तो हम सिखा सकते हैं। तो सर ये बताइए, अगर हम लोग कथक सीखना चाहें तो रायबरेली में हमें किस हद तक सुविधाएं मिल सकती हैं? तो अगर आप कथक सीखना चाहते तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पे चले आइए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारी कंट्री में वेस्ट के डांस से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, और आप ही ने बोला कि हम शिव भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उनके नटराज स्वरूप जैसे नृत्य की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तुमने शकीरा का नाम सुना है? नहीं सुना? शकीरा अपने रीजनल लैंग्वेज में गाना गाती है, अपने फोक म्यूजिक जो है, जो हमारा जो मालिनी जी और शारदा जी गाते हैं, लेकिन यहाँ उनको सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति से कह सकते हैं ना कि हमने स्टार्टिंग से ऐसा चारों तरफ इर्द माहौल देखा कि हमें लगा कि ये तो सब बहुत वो है। मुझे तो, मैं जब अपने कुछ फ्रेंड से मिलता हूँ तो बहुत हॉलीवुड सुनते हैं वो, चाहे कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन उनको हॉलीवुड सुनना है, क्योंकि वो एक समाज में ऐसा माहौल हमने क्रिएट कर रखा है। शकीरा आती है यहाँ से 200 करोड़ रुपए लेके चली जाती है अपने रीजनल लैंग्वेज में गाना गाकर, और जो यहाँ के हमारे फोक सिंगर हैं उनको हम तवज्जो नहीं देते। और जो तुमने आपने प्रश्न पूछा कि भगवान शिव के स्वरूप, क्योंकि शिव के स्वरूप को एक तो पहली बात तो बताया ना कि हम जागरूक नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। अभी हम शिव, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि नृत्य के 2 स्वरूप हैं, तो आपको नहीं पता रहा होगा क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि नृत्य के 2 स्वरूप हैं, तांडव और लास्य। शिव जी तांडव करते थे, गौरी जी लास्य करती थी। तो जब हम इस विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, और वो जानेंगे तब जब हमारा इंटरेस्ट होगा, जब हमें लगेगा कि नहीं हमें सीखना चाहिए या हमारा इंटरेस्ट है, तब हम उस विषय वस्तु के बारे में जानना पसंद करते हैं। और जब जानेंगे तो धीरे धीरे जब हम समाज को जागरूक करेंगे तो क्या कहते हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप बता रहे हो ना कि शिव जी करते थे और हम पूजा करते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जी रवि जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे इस समय कोई भी कला हो, नाटक हो, कवि सम्मेलन हो, ये बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं, लेकिन देखा जाए तो आयोजन बहुत हो रहे हैं, लेकिन समाज की उसको ज़रूरत है या वो समाज को कुछ दे पा रहा है, ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो नृत्य जो है, जैसे अभी मैं उदाहरण दूँ, मेरे गांव में नाटक होता है तो बगल के कार्यक्रम में नाटक की कंपनी बुलाई गई, और हकीकत है प्रीमन जी ये रही कि जिसने बुलाया वो घर में सो रहा था, सुबह उसने 35,000 रुपये दे दिए, लेकिन खुद भी नहीं देखा नाटक।
मैं आप सोचिए, तो मेरा ये प्रश्न है कि ये जो कला आपके अंदर है वास्तव में सिर्फ आयोजन में एक दिखाने के लिए बुलाए गए कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, आपका व्यक्तिगत शौक है या इसका कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है समाज में? रवि जी। देखिए, मेरा व्यक्तिगत शौक तो मैं डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि अगर व्यक्तिगत शौक नहीं होता तो मैं इस कला में आता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉर्म है, इतना आसान नहीं है इसको सीखना। मैंने बहुत दिनों तक इसको सीखा, और जैसा आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मैंने क्या बताया वही जो कुल मिला के आपने बात कही ना कि जैसे जो प्रोग्राम कराते हैं 35,000 उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनको उसका टेस्ट नहीं पता। जब हमको किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं पता, जब हमें अनुभव ही नहीं, जैसे कि अगर आपके सामने एक मतलब हम बॉटल रखते हैं, शराब की बॉटल रखते हैं, और एक तरफ चिकन रखते हैं, एक तरफ शाकाहारी भोजन रखते हैं, तो जिसने कभी चिकन का अनुभव किया ही नहीं, जिसने कभी खाया ही नहीं हो उसको, तो वो उसका टेस्ट कैसे बता पाएगा। आज के समय में हम मेरी अभी बहुत रिसेंट में सितारा देवी के पपौत्र से बात हो रही थी, विशाल कृष्णा जी से। तो विशाल कृष्णा जी बोल रहे थे मैं परफॉर्मेंस देने जाता हूँ तो बहुत कम ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैलकाटा और लाइक मुंबई, जहाँ पर अभी भी टिकट के शोज होते, क्योंकि हमारा जो पुराना सिनेमा था या पुराना, क्योंकि मनोरंजन के साधन इतने होते नहीं थे, तब हम टिकट खरीद के जाते थे। आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म है, हमारे पास मोबाइल, हम दिन भर रील में ही बिजी रहते हैं, दिन भर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम उस चीज़ों को जाकर अगर टिकट लेकर देखना हो तो हम वहाँ पे जा पाएंगे। और उसका रीज़न यही है क्योंकि हमको उसका टेस्ट बिल्कुल अनुभव ही नहीं है उसका। तो हम 200 रुपये जाकर क्या कहते हैं पुड़िया खाकर थूकना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों जो कहते हैं ना क्लास, जैसे मेरी दादी माँ मुझसे हमेशा कहती है कि क्लासी इंसान वो है जो जिसके पास करोड़ों रुपए की संपदा हो और वो 11 बजे सो के उठता है, वो क्लासी नहीं है उनकी नज़रों में। क्लासी तो वो है जो 10 रुपए कमाता हो और सुबह 6 बजे उठ के वॉक पे जाता हो। तो वो जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। और तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम तो राजनीति के स्तर पर कराते हैं कि ये करा देंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और लोग क्या कहते हैं देखेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। उनको उस प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको उसकी समझ ही नहीं है ना। जब तक हमें समझ ही नहीं, जब तक हमें रस नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइट ऑफ करके 2-2 घंटे तक म्यूजिक सुनते हैं, उनको इतना म्यूजिक से प्यार है, इतनी किताबों पढ़ने का शौक है कि वो पूरे दिन किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं शौक है उसको किताबें कहेंगे ये क्या भैया ये क्या पकड़ा दिए। तो कुल मिला के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमें अपने को जागृत करना पड़ेगा और कह सकते हैं। और किसी को कुछ ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। और सबसे अच्छी बात रही कि छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं प्रश्न पूछने के लिए, और ममता दी गई बच्चों के प्रश्न पूछने के जो स्तर हैं वो बता रहे हैं कि पतरस के आयोजनों का जो एक उद्देश्य है उसमें हम कितने सफल हो रहे हैं। और ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ममता दी को, जो कि UPS